नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हर मंगलवार को हम आपको एक खास डॉक्टर से मिलाते हैं। आपकी छोटी छोटी परेशानियां, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, इसके लिए हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं और ये खास विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। आज हम पटना एम्स में ईएनटी की विशेषज्ञ और ईएनटी विभागाध्यक्ष पटना एम्स में डॉक्टर क्रांति भावना, क्रांति भावना से हम आपसे मुखातिब करा रहे हैं। सबसे पहले आपका डॉक्टर भावना, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम आपको ये बताते चले कि ये कान, नाक और ये गले की जो बीमारियां होती हैं, उसके ऐसे ऐसे प्रयोग यहाँ एम्स में हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है जिसमें क्रांति भावना बहुत ही बेहतर कर रही हैं। तो उनसे हम आज कान और ये गले की और नाक की ऐसी बीमारियों के बारे में जो आम लोग परेशान रहते हैं लेकिन डॉक्टर से नहीं मिलते। एक तो आम बीमारी है कि लोगों का कान बंद हो जाना, कि उनमें वैक्स जो है वो सॉलिड हो जाता है और वो बंद हो जाता है। तो ये क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे होगा? कान की अपनी बहुत सारी फिजियोलॉजी होती है और वैक्स जो है वो एक तरीके का हमारे शरीर का ही सिक्रीशन होता है। तो हमारे शरीर का ही फ्लूइड टाइप का चीज़ होता है जो कि बाद में जाके वो जम जाता है। लेकिन सब लोगों को वैक्स होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें वैक्स बड़ा होके उस छिद्र को वो बंद कर देता है। तो कई बार कान ब्लॉक होना, हैवी होना और सुनाई कम देना। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जब ये देखा गया कि सुनाई कम होने के क्या कारण है, तो 50% से ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत है कि वैक्स की वजह से सुनाई कम हो जाती है। तो वैक्स जो है हमेशा नहीं निकालना चाहिए। वैक्स के बारे में ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए जब वो आपको दिक्कत करे, मतलब कान ब्लॉक हो जाए, कान भारी हो जाए और सुनने में तकलीफ हो। ऐसे केसेस में ईएनटी सर्जन से इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वैक्स को निकालने के अपने स्पेसिफिक तरीके होते हैं। अक्सर लोगों को आदत होती है कि कान में बड घुसा के वैक्स निकाल रहे हैं। इन सब चीज़ों में कान के अंदर जो महीन चीज़ें हैं, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, कान की हड्डियाँ होती है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चोट आने का डर है। तो वैक्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए अगर वो इम्पैक्ट हो जाए, मतलब कि अगर वो जाके उस छिद्र को पूरी तरह बंद कर दे। जी, लेकिन ये होता क्यों है? ये क्यों वैक्स सॉलिड हो जाता है? सो हर आदमी का जो हम लोग मेडिकल टर्म में फिजियोलॉजी कहते हैं, शारीरिक संरचना, वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों के सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों का। उसी तरीके वैक्स में जैसे हम लोग होते हैं, बचपन में वैक्स हुआ, बड़े हो गए, नॉर्मल हो गया। कुछ बड़े लोग होते हैं जिसमें कान में बहुत सारे हेयर है, वो एक्चुअली हमारे कान में जो बालों के ग्लैंड्स होते हैं, कुछ और ग्लैंड्स होते हैं, उसमें जब सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं तो हर आदमी पे अलग अलग डिपेंड करता है। आप में और हम में अलग अलग होगा। तो कुछ लोगों में उसके प्रोपेंसिटी, मतलब कि वैक्स बनने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, कुछ लोगों में कम है। तो उसका इलाज यही कि उसको साफ कराएं या फिर ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके लिए। वैक्स अगर इम्पैक्ट हो जाए तो उसकी कुछ दवाएं होती है, उससे उसको लूज किया जाता है, फिर उसको प्रॉपर्ली एक क्लिनिशियन उसको साफ करता है। खुद से वो बहुत अच्छे से साफ नहीं हो सकता। एक और बीमारी है जो आम लोगों को, ये कान में या तो कान बहना जिसको कहते हैं, बहने लगता है, फिर वो बदबू आने लगती है, फिर वो संक्रमण बढ़ते जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कोई भी कान नाक गला सर्जन ये जानता है कि उसके प्रैक्टिस का 60% काम कान की इस बहने की वजह से होता है। और भारत में इसका रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कान का बहना भी दो तरीके का होता है। एक ये होता है जिसमें कि कान से पानी तो आता है लेकिन उसमें बहुत बदबू नहीं होती है, और जब जुकाम हुआ तब ज़्यादा बहने लगा। और एक इस तरीके का बहना होता है जो कि बहता है और मरीज को खुद ही उसमें से गलन और सड़न की बदबू आती है। जिसमें बदबू नहीं आती है उसमें ज़्यादातर चांस ये है कि कान के पर्दे में एक छेद हो गया है। उस वजह से कान के अंदर के जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसमें से वो सिक्रीशंस आते हैं, उसमें उतनी बदबू नहीं होती है। कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो बदबू होती है, लेकिन जो एकदम सड़ने और गलने जैसी अब जो बदबू, और उसमें जो होता है जब कान बहता है तो कम बहता है लेकिन बदबू ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में हड्डी में गलन होती है। और अगर कान, आपको पता है कि एक ऐसे जंक्शन पे है जहाँ ब्रेन और गला के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अगर उस बोन को वो बीमारी खराब कर रही है तब आपके ब्रेन एब्सेस हो सकता है। आप अगर वो कंट्रोल ना हो, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, बहुत सारी ऐसी तकलीफें होती हैं। और इसी वजह से कान के तकलीफों को लेके मौत भी हो सकती है। इसीलिए आम जनता में ये बताना ज़रूरी है
कि कान अगर बह रहा है तो उसको लाइटली ना लें, स्पेशली अगर बदबू वाला कान है तो ज़रूरी है, क्योंकि उसका इलाज ऑपरेशन वो मेनिंजाइटिस तक आजकल जो मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस कुछ भी हो सकता है, ब्रेन एब्सेस और लोगों का डेथ हो जाता है अगर उसको टाइमली ना कंट्रोल किया जाए। ये आजकल मुजफ्फरपुर के इलाके में जो एंसेफेलाइटिस होता है, जो दिमागी बुखार है, क्या उसका भी कोई कान से कनेक्शन? नहीं। एंकेफेलाइटिस और ओटोजेनिक मेनिंजाइटिस हम लोग कहते हैं, कान के मेनिंजाइटिस के टिपिकल फीचर्स होते हैं। और जब आप हम लोग जैसे मेडिकल साइंस में हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली कान का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। एंकेफेलाइटिस इज समथिंग डिफरेंट, यूजुअली कान के प्रॉब्लम में एंकेफेलाइटिस नहीं होती है, मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस। एंकेफेलाइटिस इज पूरे ब्रेन में सूजन हो जाना, वो थोड़ा सा अलग है। मेनिंजाइटिस है ब्रेन के ऊपर के परतों में इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजेस में इन्फेक्शन होना, तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि अगर ये हो गया है तो आप, ये एक खतरनाक चीज़ है। तो कान के ऑपरेशन में हमें कान को पहले सुरक्षित करना होता है, उसके बाद फिर हम आगे की कोई बात करते हैं। डॉक्टर भावना क्रांति ये कह रही हैं कि कान की बीमारियों को हल्के में मत लीजिए। पटना एम्स में ईएनटी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर भावना क्रांति ये हमें बता रही हैं, ये कान में आजकल लोग बड्स के या कोई चीज़ लगा के जो अपने से खुद सफाई करते हैं, ये कितना खतरनाक है, आप जरा डॉक्टर लोगों को। तो ईयरबड यूसेज हमेशा ये पूरी दुनिया की आदत है, ईयरबड बनाया उन्होंने और फिर वो सारे लोग, तो ये अल्टीमेटली देखा गया है कि एक तो आपके नॉर्मल जो कान के अंदर की जो स्किन होती है वो बहुत शरीर के सबसे पतले स्किन का पार्ट है वो, और उसमें उसका एक तरीका होता है कि कान के अंदर की चीज़ें अपने आप बाहर की तरफ जाती है, इसको माइग्रेशन ऑफ स्किन कहते हैं, जो हमारे हाथ में है वही चीज़ हमारे। और बड यूज़ करने से एक तो आप ट्रॉमा कर रहे हैं, उस वाले स्किन को आप ट्रोमेटाइज कर रहे हैं, और कई बार देखा गया है कि अंदर तक लोग साफ करते हैं तो उसमें बीमारी पैदा होने का डर रहता है, और अगर आप ठीक से नहीं साफ करते तो पर्दे में छेद भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी आदत नहीं होती है, और कुछ लोगों को उसकी आदत इतनी ज़्यादा लग जाती है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, कि अगर आप उसको नहीं साफ करेंगे तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं रह सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग बिल्कुल बड को बहुत डिस्करेज करते हैं। एक और हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि आजकल यूथ जो है वो हेडफोन का यूज़ करता है, ईयरफोन लगाता है, और वो लाउडली वो संगीत भी सुनते हैं, उसका कितना असर होता है और उससे कैसे बचना चाहिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग के यहाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे, बड़े एडोलेसेंट्स काफ़ी आते हैं जो कि कान में सनसनाहट हो रही है, कान से कम सुनाई दे रहा है। जब उनसे आप डिटेल हिस्ट्री लेंगे तो घंटों हेडफोन यूसेज का। अभी हम एक बच्ची को ट्रीट कर रहे हैं जिसके कान में टिपिकल टिनिटस कहते हैं, जिसको एबनॉर्मल साउंड, सीटी बजना। तो हम लोग जब अपने कान के सुनाई के लेवल्स को देखते हैं तो सुनाई की जांचें होती हैं तो 4K मतलब 4000 हर्ट्ज पे एक डिप आता है, इसको कहते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ है, आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया, उसी तरीके से अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं और आप फ़ोन पे देखिएगा तो लिखेगा योर वॉइस लेवल इज़ हाई, काइंडली रिड्यूस, बिकॉज दे नो कि इसके आगे करने से कान की नसों को प्रॉब्लम हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आप जानेंगे कि अगर नस में प्रॉब्लम हो जाए तो सर्जन भी कुछ खास नहीं कर पाता, फिर वो हियरिंग एड्स और सारी चीज़ों का चक्कर शुरू हो जाता है। तो नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस एक यूथ में एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह आया है, और अब तो ऑनलाइन क्लासेस और इन सब चीज़ों के चक्कर में हमने बच्चों में देखना शुरू कर दिया है। रीज़न वाई कि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप हेडफोन तो दे देते हैं बच्चों को, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो कितनी तेज़ से सुन रहा है, और बच्चों के कान, एडोलेसेंट के कान, ये सारे बहुत सॉफ्ट चीज़ें होती हैं कान की, तो इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड। चलिए, कान की बातचीत हम लोग कर रहे थे। कान बचपन से ही सुनाई नहीं देना, ये भी एक आम बीमारी है। कई लोगों को बाद में सुनाई देना बंद कर देता है। तो एक तो जो बचपन से ही सुनाई नहीं दे रहा है, क्या उसका इलाज संभव है? तो ये धन्यवाद इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि हम इसी चीज़ में डील करते हैं। और जिसको मूक बधिरता कहते हैं, डेफ म्यूटिज्म, जो बच्चे बचपन से पैदाइशी हैं और उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो इसके लिए वो मूक हैं, मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके गले में बोलने वाले में कोई दिक्कत है या जीभ में कोई दिक्कत है, जो कि आमतौर सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं उसकी जीभ सटी हुई थी, गले में कोई दिक्कत है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो सुन नहीं रहे, तो भाषा ही नहीं सुन रहे, तो सीखेंगे कैसे? तो इसको प्रीलिंगुअल डेफनेस कहते हैं, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले की डेफनेस। अच्छा, वो सुनने से वो रिलेटेड है? एग्जैक्टली। तो आप नहीं सुन रहे हैं इसलिए आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, नहीं तो आप उससे बुलवाइए, प ब सब आवाज़ तो नॉर्मल निकल रही है। आजकल का जो प्रोटोकॉल है उसमें तो अब ये है कि
पैदा होते ही यूनिवर्सल न्यूनेटल स्क्रीनिंग एम्स पटना में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग चालू है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी एक दिन के अंदर हम ये बता सकते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। अच्छा। उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो हमारा मानना है कि 1, 2, 3 1 महीने में आप ये डायग्नोज कर लें कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। 2 महीने में उसके बारे में आप सोचना शुरू करें कि उसको रिहेबिलिटेट करना। 2 महीने तक कंफर्म कर लें कि बच्चा सुन नहीं रहा। 3 महीने से रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाए। तो एम्स पटना में ना केवल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है लेकिन यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा है। ये एक ऐसा मशीन है जो कि सही उम्र में अगर लगाया जाए तो आपको सुनाई देता है और आप फिर लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कोशिश करें कि हम 4 साल से पहले इसको करें। हाँ। और इस प्लान में, इस पूरे प्रोग्राम में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2014 में हमने सबसे पहले यहाँ शुरू किया और आज के रेट में लगभग 200 इम्प्लांट हो चुके हैं। और पैसा तो आता है सरकार से, लेकिन ऑपरेशन का सारा खर्चा आ जाता है। उसके बाद 2 साल की स्पीच थेरेपी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग RBS के स्कीम से जुड़े हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि 2 साल से कम तक के बच्चे टारगेट हो रहे हैं। तो बहुत अर्ली एज में हम लोग इंटरवीन कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एडल्ट जो आपने पूछा कि अचानक 50 साल का आदमी ऑफिस जा रहा है और दोनों कान ऑफ हो गया, तो जब कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा शुरू हुई थी दुनिया में, वो ऐसे ही लोगों के लिए थी जो पहले सुन रहे थे और अचानक खत्म हो गई और उनको वो मशीन दिया गया। तो ऐसे लोग एक्सीलेंट, जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को होता है, बिकॉज वो दुनिया से अचानक कट गए और हमने फिर उनको वो हियरिंग दिया। लेकिन डॉक्टर भावना क्रांति आपको ये भी बता रही हैं कि बाजार में आजकल कान की मशीन बेचने की होड़ मची है और माने एडवर्टाइजमेंट करके और कान की मशीन बेचे जा रहे हैं। क्या वो कान की मशीन खरीद के उसको लगाया जा सकता है? ऐसा है? देखिए, सारी चीज़ों का एक बहुत ही महीन साइंस है और कान एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन में आप समझिए कोई भी मशीन बनेगी तो ऐसे ही आप खरीद के लगा लेंगे, बिना टेस्टिंग का लगा लेंगे। इसकी पढ़ाई होती है। इसको डिस्पर्स करने वाले लोग ऑडियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो केवल बैचलर्स नहीं, मास्टर्स, PhD होते हैं। और वो एक्चुअली ये सब सारी मशीनें बिकती हैं, आप लगा लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि किस लेवल के हियरिंग के लिए कौन सी मशीन है, जब तक वो कंप्यूटर पर उस चीज़ को देखे नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो पुराने ज़माने की बॉडी हियरिंग मशीन थी वो खत्म हो गई है। अब सब डिजिटल हियरिंग्स आती हैं। डिजिटल हियरिंग एड को कंप्यूटर से प्रोग्राम करना होता है। तो ऐसे खरीदेंगे तो कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। आप टेस्ट कराइए, आप उसको उस हिसाब से प्रोग्राम कराइए, क्योंकि हियरिंग एड से अडेप्टेशन में भी टाइम लगता है। ये डॉक्टर साहब, ये एक शब्द है ओटाइटिस मीडिया और ग्लू ईयर, ये क्या है? और इसके ओटाइटिस मीडिया जो मैंने आपको बताया कि ओटाइटिस मीडिया के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। जो आपको कान बहने का प्रॉब्लम था उसको क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कान में अचानक इन्फेक्शन हो गया, नाक से इन्फेक्शन कान में चला जाता है क्योंकि नाक और कान के बीच की ट्यूब होती है। ग्लू ईयर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नाक और कान, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग का जो सेंस ऑर्गन, हमारे चेहरे की चीज़ें बहुत कुछ गले से है, तो वो उस ट्यूब में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कान के अंदरूनी पार्ट और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है। और उस डिफरेंस की वजह से कान के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स है उसमें से सिक्रीशन शुरू होकर वहाँ पड़ा रहता है। तो ग्लू ईयर में कान में सुनाई कम हो जाता है। और इसलिए ग्लू ईयर बच्चों में कॉमन होता है क्योंकि टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बड़े होते हैं तो ट्यूब बंद हो जाती है। अच्छा, ये टॉन्सिल, जब गले की बात हो गई तो ये टॉन्सिल बढ़ना या फिर वो आपको साइनस की बीमारी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा लिया कुछ भी, तो वो बच्चे भी और बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और ये साइनस और ये टॉन्सिल, ये 2 चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं। तो ये एक्चुअली दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस। OPD का सबसे बड़ा लोड इन सब चीज़ों का आता है। तो हमारे पास नाक है और बहुत सारे खाली स्पेसेस हैं जिसको साइनसेस कहते हैं, लेकिन एक तरीके के ग्लैंड से कवर्ड हैं। तो आपको पता है कि नाक से हम सांस लेते हैं, सबसे ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए सांस है। तो उस सांस लेने की प्रक्रिया में अगर इन्फेक्शन होता है तो कई लोग, और वो भी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इट इज़ लॉट ऑफ इट इज़ इम्यूनिटी रिलेटेड। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के सफरर्स होते हैं। हर लोगों में ये नहीं होता है। तो आजकल उस पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। पहले सब कोई को बोलते थे आप ऑपरेट करा लीजिए, लेकिन उन सब चीज़ों का इलाज हमेशा ऑपरेशन नहीं होता है। तो साइनोसाइटिस के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है ताकि वो समझ तो सके कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। और कई बार लोग एकदम नेग्लेक्ट करके आते हैं
कि पूरा मांस भर गया और तब आ रहे हैं कि नहीं हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो ये सब चीज़ों को टाइमली आपको, तो ये क्या एलर्जी के कारण है या किस कारण? कुछ पार्ट्स एलर्जी के कारण है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, और कुछ तो फिर देन देयर समथिंग डेंजरस आल्सो एट टाइम्स। नाक का ब्लॉक होना कैंसर भी होता है। जी हाँ, ये कान और नाक के कैंसर भी होते हैं, लेकिन ये आगे का स्टेज है। लेकिन शुरू में ही अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से मिलिए। पटना एम्स में इसका बेहतर इलाज हो पाता है। डॉक्टर भावना क्रांति कह रही हैं कि इस क्षेत्र में वो लोग बेहतर कर रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ज़रूर है। डॉक्टर भावना क्रांति ने हमें बहुत बेहतर बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें, चूँकि कान, गला और ये नाक, ये ऐसा है कि मैंने दिमाग, गले के ऊपर पूरा दिमाग से लेकर जुड़ा हुआ शरीर की तमाम बीमारियों का घर कहीं ना कहीं इधर है। तो इसमें बातें तो बहुत हैं। आज कुछ इतनी ही जानकारी हम आपके लिए भावना क्रांति जी से बात करके आपको हम दे रहे हैं। फिर अगली मुलाकात में कुछ और ख़ास बीमारियों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। भावना जी, आपका धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। आप विमर्श न्यूज़ देखते रहिए। विमर्श न्यूज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।